Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed supply function. Last class में मैंने आपको supply function बताया था and supply schedule and supply curve मैंने last to last class में पढ़ा दिया है, मतलब उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारी सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जैसे डिमांड में हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, वैसे ही सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। तो आज हम लोग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस। सेकंड है हमारा एग्रीकल्चरल गुड। थर्ड है हमारा पेरिशेबल गुड। फोर्थ इज़ रेयर आर्टिकल्स एंड फिफ्थ इज़ बैकवर्ड कंट्रीज। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस है लॉ ऑफ सप्लाई का, जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। ओके, एक एक करके हम इनको इन डिटेल देखेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस से आप क्या समझते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कोई भी कमोडिटी ए है, सपोज कमोडिटी ए है, कमोडिटी ए में हम पल्सेस को ले लेते हैं। मान लीजिए पल्सेस अभी 50 रुपीज़ के जी मिल रहा है। मैं एक बस एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। 50 रुपीज़ के जी, इसकी करेक्ट प्राइस तो नहीं है। 50 रुपीज़ के जी अगर अभी मिल रहा है, बट अगर इन फ्यूचर सेलर का ये एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस इंक्रीज़ होकर 50 से 100 हो जाएगी। मतलब सेलर ये सोचता है कि पल्सेस की प्राइस अभी और इंक्रीज़ होगी, तो वो करंट पीरियड में क्या करेगा, पल्सेस की सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। वो क्या करेगा करंट पीरियड में, पल्सेस की सप्लाई को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि वो अभी सप्लाई को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उनको ये बात पता है कि उनके पल्सेस की जो प्राइस होगा इन फ्यूचर वो इंक्रीज़ होगा। इसी वजह से जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई क्या होगा, तब इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें कि अभी जो प्राइस है हमारे पल्सेस की वो बहुत कम भी नहीं है, उसके बावजूद भी, मतलब बहुत ज़्यादा कम प्राइस नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे सेलर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और हो सकता है, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है। इसी वजह से अभी क्या होगी, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। सॉरी, प्राइस नहीं, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ओके, इसी तरह अगर आप ये चीज़ देखें कि सेलर अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर उनके पल्सेस की प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, तो वो करंट पीरियड में क्या होगा, पल्सेस की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा, ताकि अभी जितना हो सके वो अपने प्रॉफिट को गेन कर सके। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इफ सेलर एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूचर देन एट प्रेजेंट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल रिड्यूस। इफ सेलर एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस, अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो होगी हमारी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, देन एट प्रेजेंट क्या होगा, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी की सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होगी, कमोडिटी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा, इफ सेलर एक्सपेक्ट टू डिक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइजेस जो होंगी वो डिक्रीज़ हो जाएंगी कमोडिटी की, तो एट प्रेजेंट क्या होगी, उस कमोडिटी की जो भी सप्लाई होगी वो इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइस। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल गुड। अब आप एग्रीकल्चरल गुड को अगर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो भी उनका उगाए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे वीट की जो प्रोडक्शन होगी वो विंटर में होगी। ठीक है, तो अगर प्रॉपर विंटर अगर अच्छे से होगा तभी वीट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो उस टाइम पे, उस मौसम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, तभी उस टाइम पीरियड में उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, आने वाले टाइम पीरियड में उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। बट इन केस क्लाइमेट ऐसा है ही नहीं कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर हो पाए। मतलब क्लाइमेट तो अपने हाथ में नहीं है ना कि उसको अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उसको हमने मॉडिफाई कर दिया क्लाइमेट को। जब ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है तो ज़्यादा गर्मी कर दिया, जब बारिश की ज़रूरत है तो बारिश कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई भी फसल को अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लाइमेट कंडीशन होनी चाहिए। अगर क्लाइमेट कंडीशन उस फसलों के अकॉर्डिंग होगी तभी उनकी सप्लाई भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तभी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो क्लाइमेट कंडीशन अगर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है तभी वहाँ पे क्या होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स का अगर आप प्रोडक्शन देखिए तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन अगर उनकी फेवरेबल रहेगी, क्रॉप के अकॉर्डिंग क्लाइमेट कंडीशन अगर फेवरेबल रहेगी तभी उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा। अब आप प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप अगर आप इसमें देखें तो आप ये चीज़ हम समझ सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आप वीट की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज़ अगर आप लोग ये मान लीजिए कि वीट की इस वक्त प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट वीट का प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाया है, तो प्राइस ज़्यादा रहने के बावजूद भी सप्लाई को इंक्रीज़ तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, तो प्राइस भले इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी सप्लाई होगी उतने का ही प्रोडक्शन भी होगा।
सॉरी जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ही सप्लाई भी आप कर सकते हैं, उतनी सप्लाई आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में वीट की प्राइस भले ही ज़्यादा रहेगी, देन टू यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता अगर उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई है तो। इसीलिए एग्रीकल्चरल गुड्स का जो कहते हैं कि इनका जो पूरा प्रोडक्शन है ये पूरा डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो प्राइस ज़्यादा हो या कम हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सप्लाई पे। ठीक, थर्ड है हमारे पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स से आप समझ सकते हैं कि ये वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। ठीक है, ये सब गुड्स क्या होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो इनका भी क्या चीज़ है, सपोज़ मान लीजिए कोई सेलर है, अगर वो ग्रो कर रहा है कोई वेजिटेबल को, मान लीजिए ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि उस वेजिटेबल की अगर आप, क्योंकि मार्केट में जो हमारी वेजिटेबल की जो प्राइसेस चल रही हैं वो बहुत कम चल रही है, इसी वजह से क्या होगा कि क्योंकि वेजिटेबल जो है हमारी वो क्या है, वो पेरिशेबल नेचर के गुड है, इसी वजह से मार्केट में जो भी प्राइस चलेगी उस प्राइस पे उनको सेल करना होगा, चाहे प्राइस ज़्यादा हो या कम हो। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पेरिशेबल गुड डज नॉट एग्जिस्ट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई सेलर हैव टू सेल एट प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। इसी वजह से क्या है कि गुड्स की जो भी प्राइस चले उस पर उनको सेल करना होगा। ठीक है, लेट्स अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा फोर्थ है रेयर आर्टिकल्स। अब रेयर आर्टिकल्स के केस में क्यों यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स है एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको रेयर स्टैम्प और रेयर चीज़ों की कलेक्शन करने की आदत होती है। आप समझ सकते हैं कि रेयर चीज़ें बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, उनकी जो सप्लाई होती है बहुत ही कम रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ डायमंड का। अगर आप डायमंड की देखिए तो यहाँ पे क्या है कि डायमंड की सप्लाई कम है और डायमंड की प्राइस क्या है, ज़्यादा है। अब प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम है ही, उसकी सप्लाई ही कम है, मतलब वो चीज़ है ही नहीं, बहुत रेयर अवेलेबल होता है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसकी सप्लाई तो कम ही रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, रेयर आर्टिकल इज ऑल्सो आउटसाइड फ्रॉम लॉ ऑफ सप्लाई बिकॉज द क्वान्टिटी ऑफ रेयर आर्टिकल इज़ वेरी फ्यू। यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है रेयर आर्टिकल का, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि रेयर आर्टिकल है, मतलब बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स सप्लाई इज़ नॉट हाई। इसकी सप्लाई इसी वजह से हाई नहीं होती है क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मोनालिसा की जो रियल पिक्चर है, वहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें, अब जो उसकी रियल पिक्चर है, जो ओरिजिनल पिक्चर है, वो तो एक ही है। अब जाहिर सी बात है कि उसकी सप्लाई ही नहीं है, तो उसकी प्राइस भले ही लाखों में हो, करोड़ों में हो, अब उसकी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा दी जाएगी ना। अब जो भी बनकर आएगा वो ओरिजिनल तो नहीं होगी ना, वो किसी ना किसी नॉर्मल आर्टिस्ट के द्वारा बनाई हुई होगी, पिकासो वाली ओरिजिनल तो होगी नहीं। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि रेयर आर्टिकल इतने रेयरली अवेलेबल होते हैं कि प्राइस उनकी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उनकी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रेयर स्टैम्प्स की अगर आप बात कर लें, या फिर जो पुराने समय के कॉइन्स आते हैं उनकी आप बात कर लें, वो भी बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं। तो उनकी भी अगर कलेक्शन करने का किसी को शौक है तो आपको जब मिलेगा तभी तो आप कलेक्शन भी करेंगे ना। उसकी सप्लाई कहाँ है, सप्लाई जिसकी रहेगी उसी की प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो सप्लाई पे उस कमोडिटी का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जिसकी सप्लाई ही नहीं है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन द प्राइस ऑफ रेयर आर्टिकल इज हायर देन ऑल्सो द सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। ओके, यहाँ चीज़ मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे कि प्राइस अगर किसी भी रेयर आर्टिकल की हायर रहती है, अगर उनकी सप्लाई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्राइस हाई हो या लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। लास्ट हमारा बैकवर्ड कंट्रीज़ है। अब बैकवर्ड कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो हम आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ना लोगों की इनकम जो इतनी होती है, ठीक है, ना ही वहाँ पे इतने रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता, ना लोगों को ज़्यादा काम मिलता है, ना ही इतने रिसोर्सेज रहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके किसी भी चीज़ का। ठीक है, ना ही उतने लोगों की इनकम होती है। अब काम नहीं होगा तो इनकम कहाँ से होगा। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ में अगर कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ भी हो जाती है तो उसकी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। पीपल के पास उनकी इनकम नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, तो जब इनकम ज़्यादा नहीं होती है तो वो कैसे कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे, जितना वो अफोर्ड कर सकेंगे उतना ही वो कर पाएंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन करने में भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए भी तो एम्प्लॉयज़ ही लोग ही काम करेंगे ना। मतलब कि हमारे जो भी लेबर है, या फिर जैसे क्या होता है लेबर इंटेंसिव कोई इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे लोग काम करते हैं, जिस भी तरीके के एम्प्लॉय हो। अब लेबर को भी आप कह सकते हैं कि हाँ वो भी उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे अगर काम ही लोगों को नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और काम जब नहीं मिल रहा है तो इनकम भी उनकी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ में क्या होती है जहाँ पे हर चीज़ लो क्वांटिटी में है, आपको ना इनकम ज़्यादा हो रही है, ना ही आपकी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज है प्रोडक्शन को करने के लिए, और हाई लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसी कंट्रीज़ में क्या होता है कि प्राइसेस भले इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, सप्लाई पे उस कमोडिटी की सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं किस चीज़ के, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के। तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं और बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, आप अपने एग्जाम में इनको आराम से कोट कर सकते हैं।
अगर एक बार मैं रिकैप कर दूँ तो आपको मैं ये चीज़ समझा दूँ कि देखिए फ्यूचर में अगर कोई भी सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो उस चीज़ की प्रोडक्शन को मतलब कि उसकी सप्लाई को कम कर देगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है? सप्लाई को क्या होगा, कम कर देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि इन फ्यूचर अगर वो सेल करता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ओके? इसी के अगर अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें, इसी का अगर हम लोग दूसरा पॉइंट समझें तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर अभी मान लीजिए कम हो जाती है, ठीक है? अभी मान लीजिए ज़्यादा हो जाती है, इन फ्यूचर अगर सेलर एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर प्राइस कम हो जाएगी, अभी प्राइस क्या है कमोडिटी की ज़्यादा है, इन फ्यूचर वो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी सेल करना चाहेगा, कर सकेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई कर देगा मार्केट में। फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा, एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है उनका प्रोडक्शन, इसी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब क्लाइमेट रहेगा तभी एग्रीकल्चर, तभी अच्छी क्रॉपिंग हो भी पाएगी, ठीक है? इसी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरिशेबल नेचर के जो हमारे गुड्स होते हैं वो बहुत जल्दी रोटन हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से प्राइस मार्केट में कुछ भी चले, हमारे सेलर को क्या होता है, सेल करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट डे पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तब तक उनकी कमोडिटी ही ख़राब हो जाएगी। फोर्थ हमने पढ़ा रेयर आर्टिकल्स की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इतने रेयर क्वांटिटी में होती है कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जब उतनी सप्लाई ही नहीं रहेगी तो प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट हमने पढ़ा बैकवर्ड कंट्रीज़, जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ना ही इनकम है, ना ही एम्प्लॉयमेंट और ना ही वहाँ पे रिसोर्सेज़ है। तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों के पास ना खरीदने के लिए पैसे हैं, ना ही गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज़ हैं और ना ही लोगों को काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो कमोडिटी की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के क्या थे, कुछ एक्सेप्शंस थे। So, thank you for attending and please like, share and subscribe. Thank you.